हाँ, तो हमने क्या देखा था पिछले वाले टॉपिक में, हमने ये पढ़ लिया था एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, बड़े अच्छे से पढ़ लिया था। क्या होता है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस? जब बात करें कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कैसा ऑर्गेनिज्म? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कोई भी यूनिसेलुलर है या फिर कोई भी एक सेल है, तो वो कोई फूड पार्टिकल या फिर कोई सॉलिड सब्सटेंस को खा रहा है, फूड पार्टिकल या फिर कोई सॉलिड सब्सटेंस को खा रहा है, अपने बॉडी के अंदर ले रहा है, तो उसी को पूरा बोला जाता है एंडोसाइटोसिस। क्या बोला जाता है? एंडोसाइटोसिस। जैसे इसने बोला ऑकर्स व्हेन सेल इनगल्फ मटेरियल, सेल क्या करता है? मटेरियल को इनगल्फ करता है, तो वही चीज क्या कहलाता है? ब्रिंग इनटू द सेल, सेल के अंदर ले जाता है उसको। और कैसे ले जाता है? यूजिंग अ वेसाइकल। हमने बात किया था कि इसमें वेसाइकल यानी कि उसको कवरिंग में बंद कर देता है और वही कवरिंग में बंद करके सेल के अंदर ले जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमने ये भी बात किया था कि इसको कवरिंग देना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम डालेगा, और जब डाइजेस्टिव एंजाइम डालेगा तो इसमें सिर्फ यही चीज डाइजेस्ट होगा, कुछ और डाइजेस्ट नहीं होगा। अगर साइटोप्लाज्म में ही रखता, कोई कवरिंग नहीं चढ़ाता और डाइजेस्टिव एंजाइम डालता, तो चांसेस था कि न्यूक्लियस के पास भी चल जाता या बाकी सेल ऑर्गेनल के पास भी चला जाता और वो उसको भी डैमेज कर सकता था। इसीलिए ऐसा चीज नहीं किया, इसीलिए उसको किसमें डाला? वेसाइकल में डाला। किसमें डाला? वेसाइकल में। और एक्सोसाइटोसिस ठीक उसका उल्टा, जब कोई भी सब्सटेंस क्या करे? सेल से बाहर निकाल दे, उसी को क्या बोलते हैं? एक्सोसाइटोसिस। क्या यहां तक बात क्लियर था? हाँ। फिर हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। एक क्वेश्चन किया था, ये वाला क्वेश्चन किया था कि प्लाज्मोलाइसिस कब ऑब्जर्व होता है? विच कंडीशन, कौन से कंडीशन में ऑब्जर्व होता है? लीफ सेल प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सी नंबर आंसर आया था। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। किसके बारे में? न्यूक्लियस के बारे में। कि आखिर न्यूक्लियस क्या होता है, कैसे काम करता है, उसका क्या शेप होता है, ये सब के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला ये बात आता है कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी सेल का जो कंट्रोल सेंटर होगा वो कौन होगा? न्यूक्लियस होगा। कौन होगा? न्यूक्लियस। अगर वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तब कौन होगा? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो उसमें न्यूक्लियस क्या होता ही नहीं है, तो उसमें सिर्फ डीएनए होता है, जिस रीजन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। जब कोई प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, पर डीएनए तो होता है, और डीएनए ही क्या करेगा? कंट्रोल करने का काम करता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि न्यूक्लियोइड रीजन है। कौन है? न्यूक्लियोइड रीजन है। लेकिन अगर बात करें हम कोई भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का, तो उसके पास होगा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस ही कौन होगा? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। जैसे हमारे पूरी बॉडी का कंट्रोल सेंटर कौन है? ब्रेन है। कौन है? ब्रेन है। क्या ब्रेन के बिना कोई और कंट्रोल करता है? नहीं। एक और चीज थोड़ा स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है ना? स्पाइनल कॉर्ड, इसको बोला जाता है सेकेंड ब्रेन। क्या बोला जाता है? जिस टाइप के सेल्स यहां पर होते हैं वही टाइप के सेल्स यहां पर भी होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड कहां पर होते हैं? जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर से गए होते हैं स्पाइनल कॉर्ड। इसके बारे में बाद में देखेंगे कि कैसे कैसे क्या इसका स्ट्रक्चर है। इसमें भी बहुत सारे ऐसे सेल गए होते हैं, और वही सेल क्या करते हैं? बहुत सारी चीज कंट्रोल करते हैं। जैसे चलते चलते क्या हो जाना? गिरने लगना, और गिरने से खुद बच जाएगा अचानक से। जैसे कि है ना, चलते चलते लड़खड़ा जाता है कोई, और लड़खड़ा के अचानक से खुद को बचा लेता है। तो ये कैसे होता है? ये तो सोच के नहीं किया कि हम गिरने वाले हैं, है ना, कि जल्दी इंस्ट्रक्शन दो और बचा लो। सोचने में तो टाइम लग जाएगा, इसीलिए इसको कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड, जिसको रिफ्लेक्स एक्शन भी बात किया जाता है ना। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब हाथ जला तुरंत हटा लिए, तो उसमें टाइम नहीं देना होता है कि हम सोचेंगे उसके बाद हटाएंगे। सोच के टाइम अगर करेंगे तो बहुत हद तक जल चुका होगा, तो उसमें कंट्रोल करता है फिर स्पाइनल कॉर्ड। तो उसके बारे में है अलग अलग चीज, पर हाँ अगर मेन कंट्रोल सेंटर बोला जाए तो कौन होगा? ब्रेन, न्यूक्लियस, है ना। ब्रेन है ना, इंसान का ब्रेन, और सेल का कौन होगा? न्यूक्लियस। सेल का न्यूक्लियस। क्या बात यहां पर समझ में आ रहा है? दूसरी बात यहां पर डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर इन्वेलप होता है। हमने सेल मेम्ब्रेन बनाया था, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हमने देखा था। अब हम क्या करेंगे? न्यूक्लियस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? न्यूक्लियस। और ये हम बात करें कि न्यूक्लियस के पास डबल मेम्ब्रेन होता है। कैसा मेम्ब्रेन होता है? डबल मेम्ब्रेन। इसमें लिखा है विथ पोर्स, उसमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है हम आगे जरूर समझेंगे। फिर उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज, उसके बाद आता है कंटेन्स डीएनए, है ना। तो जो ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियस है तो क्या इसमें रहेगा? डीएनए रहेगा, और डीएनए को हम क्या बोल रहे हैं? हेरिडेटरी मटेरियल। क्या बोल रहे हैं? क्या मतलब पता है हेरिडेटरी मटेरियल? मतलब क्या होता है?
अगर हम हेरिडेटरी मटेरियल के बारे में बात करें तो उसका मतलब ये होता है कि अगर भी कोई भी कैरेक्टर है वो कैरेक्टर इनकोडेड होता है। जैसे कि क्या होता है कि जब भी कोई बच्चा को देखा जाता है तो देखा जाता है इसका चेहरा पापा से मिल रहा है, फिर बोला जाता है कि कोई बच्चा का चेहरा इसके मम्मी से मिल रहा है। अब बहुत सारा हरकत भी मिलता है, पापा जैसा है, हाँ एकदम पापा पे गया, ऐसा हरकत करता है, वैसा चलता है ना, चलने का स्टाइल कॉपी हो जाता है, बहुत सारा चीज हो जाता है। तो ये सारा चीज क्या होता है, अगले जनरेशन में ट्रांसफर होता है। अब ये सब चीज हुआ कैसे, तो सेल्स में क्या होता है, डीएनए क्या होता है, डीएनए, और डीएनए में बहुत सारा कैरेक्टर इनकोडेड होता है। क्या होता है, इनकोडेड है, उसमें ऐसा बना हुआ है, कोड में बना हुआ है, कोडिंग लैंग्वेज में, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है ना, उसी तरह उसका एक कोडिंग लैंग्वेज है ना। एजी करके ऐसा है, एजी, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, बहुत ऐसा करके है, पर समझ लो उसी के जैसा है लगभग। तो लगभग उसी के जैसा है, उसी तरह से प्रोग्रामिंग हुआ है कि चलो इसका आंख का कलर क्या होगा, काला होगा, नहीं, एक बोलेगा नहीं पुपिल का कलर इसमें ब्राउन होगा, किसी का ब्लू होगा। तो देखता है अलग अलग कलर होता है, किसी का पुपिल ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लू होता है, तो अलग अलग कलर होता है। ये कलर आया कहां से, तो ये इनकोडेड होता है, जीन में इनकोडेड होता है। और वही जीन कहां पर होता है, डीएनए होता है, डीएनए में होता है। कहां पर होता है, डीएनए। इसीलिए हमने बोला इसको हेरिडेटरी मटेरियल। क्या बोला, हेरिडेटरी मटेरियल। हेरिडेटरी मतलब होता है कि जो कैरेक्टर्स जो ट्रांसफर होने वाले उनके बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, वहां पर दिया हुआ है कि हाँ इसका बाल का कलर ऐसा होगा। कभी देखा है ना, बाहर देश का कलर, बहुत सारा बाल का कलर लाल होता है, ब्राउन होता है, हम लोग का जनरली ब्लैक होता है। तो ये सब कैसे पता चला, ये सब कैसे है, कैसे डिसाइड हुआ कि इसका ब्राउन होना है या ब्लैक होना है, ये सब जीन में होता है। किसमें होता है, और जीन किस में होता है, डीएनए में होता है। हम आगे बात करेंगे जब डीएनए आरएनए ये सारी बात समझेंगे तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना याद रखना है कि ये सारा इंफॉर्मेशन जीन में होता है, और जीन सारा किसमें होता है, डीएनए में होता है। क्या यहां तक बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब उसके बाद बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज सच एज सेल डिवीजन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड ग्रोथ। ये एक्टिविटी को भी कंट्रोल ये कर रहा है कि सेल डिवीजन है ना, सेल डिवीजन को भी कर रहा है कंट्रोल कि कब सेल डिवाइड होना है और किस तरह से डिवाइड होना है। फिर उसके बाद ये प्रोटीन कैसे बनेगा और कैसा प्रोटीन बनेगा, किसी का स्ट्रक्चर अलग होगा, किसी का स्ट्रक्चर अलग होगा, तो अलग अलग स्ट्रक्चर का प्रोटीन बनाएगा, तो उसे वो डिसाइड करेगा। ग्रोथ के बारे में भी यही डिसाइड करेगा। तो वही बोलता है कि कोऑर्डिनेट करता है ये सारे काम। फिर बात करते हैं एक बार शेप के बारे में, इसके बारे में। तो जनरली इसका शेप होता है या तो स्फेरिकल हो सकता है या ओवल हो सकता है ना, स्फेरिकल या फिर ओवल हो सकता है इसका शेप। जनरली 1 इन नंबर, जनरली कितने नंबर होते हैं, 1 नंबर होते हैं। पर कहीं कहीं पर कोई टाइप के सेल्स में ये ज्यादा नंबर्स में होते हैं, कोई टाइप के सेल्स में ज्यादा नंबर्स में होते हैं। अब सोचो उसमें प्रोसेस करने का ज्यादा काम होगा तो इसका नंबर बढ़ जाएगा। न्यूक्लियस है, सोचो दिमाग वाला चीज है, यानी ये चीज प्रोसेस करेगा, क्या करेगा, एकदम मोबाइल के प्रोसेसर की तरह प्रोसेस करेगा। तो प्रोसेस करेगा, तो बताओ हमारे पूरे बॉडी में कौन से ऐसे सेल्स हैं जिसको प्रोसेस ज्यादा करने की जरूरत पड़ती है, सोच के बताओ। ब्रेन सेल्स। कौन से सेल्स, ब्रेन सेल्स। सारा काम तो यही प्रोसेस कर रहा होता है। कौन कर रहा होता है, यही हाथ का प्रोसेस कर रहा होता है। क्या, जब तक इसको इंस्ट्रक्शन नहीं देगा वैसे काम नहीं करेगा। अपने मन से कभी काम करता है हाथ, कभी नहीं करता है। जो दिमाग बोलता है बिल्कुल वही करता है। तो ये जो दिमाग बोल रहा है यानी कि यही डिसाइड कर रहा है, यही प्रोसेस कर रहा है इंफॉर्मेशन लेके कि कब किसको किस पे हाथ उठाना है, किधर हाथ मूव करना है। ये डाटा लिया, डाटा लेके उसके बाद क्या करता है, डिसाइड करता है। तो डिसाइड कर लिया, अब ये सब करने के लिए उसके पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए। तो न्यूक्लियस उसके पास ज्यादा होता है। क्या होता है, जैसे ब्रेन सेल्स हमने निकाला तो उसमें देखा कि उसमें ज्यादा न्यूक्लियस है, 1-2 न्यूक्लियस नहीं है, बहुत सारे न्यूक्लियस है। क्यों जरूरत पड़ा, क्योंकि वो क्या काम कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है, प्रोसेस करने का काम कर रहा है। इसीलिए जनरली 1 इन नंबर, पर इन सम केसेस है ना, बट इन सम केसेस क्या होता है, ये मोर देन 1 होता है। 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल में क्या ले लेंगे, जनरली 1 इन नंबर बट इन सम केस, but in some cases they are more than 1, है ना।
हाँ जनरली एक ही रहता है, बट सम केसेस में क्या होगा, एक से ज्यादा होगा। लाइक यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम, लाइक ब्रेन सेल को हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स। ब्रेन सेल को ही क्या बोलते हैं हम, न्यूरॉन्स। तो हम इसका एग्जांपल लिख सकते हैं न्यूरॉन्स। अब क्या करो, जल्दी से इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लो। अब समझते हैं हम न्यूक्लियस के बारे में, है ना। न्यूक्लियस का डायग्राम बना लेते हैं। यहां पर एक बनाया, हाँ तो ये एक न्यूक्लियस का ओवरऑल 2D डायग्राम है, जिसमें ऊपर वाला को बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन। और अंदर वाला लेयर को बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन। और इन दोनों लेयर को मिलाकर हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। या फिर इसको हम एक और नाम देते हैं, न्यूक्लियर इनवेलप। क्या नाम देते हैं, इनवेलप। तो आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, इन दोनों को मिला के हमने बोला इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसी का एक और नाम है न्यूक्लियर इनवेलप। क्या नाम है, न्यूक्लियर इनवेलप। अब जब न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस का पोर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस के पोर को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर पोर। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर पोर। क्योंकि अगर सेल मेम्ब्रेन का पोर होता तो मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन पोर बोल सकते थे, पर ऐसे वहां पर नहीं है। पर यहाँ न्यूक्लियस का पोर है, इसलिए क्या बोल सकते हैं इसको, न्यूक्लियर पोर। क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियर पोर। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब ये न्यूक्लियस का बाहर का स्ट्रक्चर हो गया। अंदर में होंगे यहाँ पर प्रेजेंट, ये पूरा का पूरा फ्लूइड होता है। क्या होता है, फ्लूइड होता है। एक बात ध्यान रखना, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल के अंदर जब जहां भी बहुत जगह फ्लूइड ही मिलेगा। क्या मिलेगा, फ्लूइड। और सारे ऑर्गेनल जो भी सारे पार्टिकल्स हैं वो सारे उसमें तैरते हुए, उसमें डूबे हुए मिलेंगे। तो ये पूरा का पूरा फ्लूइड है। क्या है, फ्लूइड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर के फ्लूइड को हम क्या बोलते थे, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म मतलब क्या होता है, साइटो मतलब सेल, सेल का प्लाज्मा, सेल का प्लाज्मा। और प्लाज्मा मतलब ये होता है, ध्यान रखना, अगर बहुत सारा फ्लूइड है और फ्लूइड में बहुत सारा चीज हम मिला दिए, उसको बना दिए प्लाज्मा। क्या बोल दिए, जैसे कोई फ्लूइड है, इसमें बहुत सारा चीज मिला दिए, है ना, इसमें न्यूट्रिएंट्स मिला हुआ है, इसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है, बहुत सारी चीज मिला हुआ है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, प्लाज्मा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, प्लाज्मा। इसीलिए यहाँ पर हम इसको प्लाज्मा बोलते हैं। अब अंदर में न्यूक्लियस का प्लाज्मा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। यहां तक बात क्लियर है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म यहां पर है। अब इसके अंदर कुछ इस टाइप का ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीएनए। क्या बोलेंगे, डीएनए। हमने ये स्ट्रक्चर बनाया जिसको क्या बोलेंगे, डीएनए। और यहाँ पर कई जगह पर अगर न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक का है, ऑब्वियस सी बात है, प्रोकैरियोटिक में क्या रहेगा, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस रहेगा तो इसमें जनरली दिखेंगे क्रोमोसोम। क्या दिखेंगे, क्रोमोसोम। एक्स टाइप का जो स्ट्रक्चर दिखेगा उसको क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम और कुछ नहीं, कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए होता है। क्या होता है,
कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, है ना। कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्या होता है? डीएनए होता है। क्या यहां तक बात क्लियर है? यस सर। हाँ, अब क्या करो, इसका डायग्राम बना लो, है ना। डायग्राम बना लो जल्दी से। अब देखते हैं यहाँ पर डीएनए और आरएनए के बारे में। हमने ये तो देख लिया कि यहाँ पर डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता है। अब ये डीएनए कैसा स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो जब डीएनए के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आता है, जो लगभग सबको पता होता है। क्या होता है डीएनए का फुल फॉर्म? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें क्या हटा दो? बस डीऑक्सी। क्या हटा दो? डीऑक्सी, है ना। तो डीऑक्सी हटा दो तो के बाद क्या बन गया? राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहां तक बात क्लियर है। अब इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है, एक में लिखा हुआ है डबल स्टैंडर्ड और दूसरे में क्या लिखा हुआ है? सिंगल स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड का मतलब समझते हैं। यहां पर हमने एक डीएनए बनाया। क्या बनाया? डीएनए बनाया। यहां पर इस तरह से डीएनए बनाया। तो हम यहां पर बोलेंगे कि ये जो एक हमने बनाया, यहां पर एक ऐसे बनाया, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? स्ट्रैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रैंड। एक जो धागा जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं? स्ट्रैंड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अगर यहाँ पर दो दिखेगा तो हम क्या बोल देंगे? कि डबल स्टैंडर्ड है। अगर यहाँ पर दो दिखेगा तो क्या बोल देंगे? डबल स्टैंडर्ड है ना। इस तरह से दो दिख रहा है तो डबल स्टैंडर्ड। तीन ऐसा कभी ऐसा होता नहीं है, कभी ट्रिपल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं होता है ना, कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। आज तक तो केस ऐसा नहीं मिला है। अब कभी ऐसा मिल जाए तो अलग बात है, पर आज तक अभी तक करेंटली ऐसा कोई भी केस नहीं मिला है जिसमें ट्रिपल स्टैंडर्ड डीएनए होता हो। तो मैक्सिमम कितना होगा? डबल स्टैंडर्ड। क्या होगा? डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो ये इस तरह से मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? मुड़ा हुआ। और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हेलिकल इन स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? हेलिकल इन स्ट्रक्चर। हेलिकल इन स्ट्रक्चर। सब बच्चे को साथ रखी जाएगी। ठीक है, बोल। ठीक है ना, बोल देंगे। जाने बाद नीचे। हाँ, प्रसाद खा के जाना रे। चलो, हेलिकल इन स्ट्रक्चर कैसा होता है? हेलिकल होता है। अब यहाँ पर हाँ, अब यहाँ पर ये जो डीएनए तुम्हें दिख रहा है, इसी डीएनए के आपस में यहाँ पर तुम कभी ना कभी देखे होगे एक लाइन जैसा स्ट्रक्चर दिखता है ना। कभी देखे होगे बीच में ऐसा लाइन लाइन स्ट्रक्चर दिखता है, इस टाइप का ये स्ट्रक्चर दिखता है, लाइन लाइन। अब ये क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रोजेनस बेस पेयर। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजेनस बेस पेयर। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजेनस बेस पेयर। ये जो लाइन लाइन स्ट्रक्चर दिखता है हमको, सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजेनस बेस पेयर। ये नाइट्रोजन का बना होता है। किसका बना होता है? नाइट्रोजन यहाँ पर होता है, और नाइट्रोजन का यहाँ पर पेयर तुम्हें दिख रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? नाइट्रोजन बेस पेयर। क्या बोल रहे हैं? नाइट्रोजन बेस पेयर। अब यहाँ पर नाइट्रोजन बेस पेयर, क्या यहाँ पर कोई लाइन रहता है, एग्जिस्ट करता है? असल में ये ऐसा कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करता है। जब डीएनए को देखेंगे तो हम हर पिक्चर में, हर वीडियो में दिखाएगा कि लाइन बीच में सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर जो उसको जोड़ के रखे हुए है। क्या बोल रहा है? सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर जो उसको जोड़ के रखे हुए है, पर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। वो कैसे जुड़ा हुआ रहता है? अट्रैक्शन के बेसिस पर। कैसे जुड़ा होता है? एक तरफ होता है पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव। अब तुम ही सोचो, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, क्या आपस में अट्रैक्ट होगा? है ना। क्या अपोजिट अट्रैक्ट होगा? होगा। तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों आपस में अट्रैक्ट होता है, और इसी कारण से क्या होता है? जुड़ा हुआ रहता है। ऐसा इसी कारण से जुड़ा हुआ दिखता है। और हम बार बार पिक्चर में क्या बोल देते हैं? एक लाइन दे देते हैं, पर वो लाइन एग्जिस्ट नहीं करता। वो बस हमारा इमेजिनरी लाइन है जो आपस में जोड़कर रखता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजेनस बेस पेयर। चलो अभी आरएनए पे आते हैं। आरएनए पे एक ही स्टैंड होगा। क्या होगा? एक ही स्टैंड होगा।
अच्छा एक बात बताओ, क्या यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस पेयर होगा? इसमें सिर्फ नाइट्रोजन बेस होगा, इसमें बस नाइट्रोजनस बेस होगा, पेयर नहीं होगा। क्या जोड़ा होगा इसमें? नहीं होगा। तो क्या होगा इसमें? बस नाइट्रोजनस बेस। बताओ, ये सारी चीजें याद रटने वाली चीज है? नहीं, देख के ही पता चल जाएगा। एक ही इसमें है, कोई पेयर ही नहीं है, इसलिए क्या बोल सकते हैं इसको? नाइट्रोजनस बेस बोल सकते हैं। क्या बात क्लियर है यहाँ पर? यानी कि आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है। क्या होता है? और डीएनए जो होता है वो कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड। कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड। अब ये जो बोर्ड पे दिख रहा है, ये जल्दी से इसको नोट कर लो। बढ़ते तो हमने समझ लिया, डीएनए और आरएनए को अच्छे से समझ लिया, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम के बारे में पढ़ते हैं। क्रोमेटिन और क्रोमोसोम। हमने यही डीएनए को लिया, एक धागा जैसा लिया। अब हम इसको लपेटना शुरू करेंगे। क्या कर शुरू करेंगे? लपेटना शुरू करेंगे। यानी हम एक जगह लेंगे, हम लपेटेंगे। तुम एक बात सोचो, एक रील का धागा होता है, एग्जाम्पल के लिए रील का धागा होता है ना? उसमें कितना लंबा धागा होता है, पर वो छोटे से एरिया में लपेट के ये छोटा सा एरिया में आ जाता है। कैसे आ जाता है? उसको क्या किया गया है? कंडेंस किया गया। क्या किया गया है? कंडेंस किया गया। वैसे जब डीएनए को हम कंडेंस करेंगे तो वो बनता है क्रोमोसोम। क्या बनता है? क्रोमोसोम। डीएनए को बहुत ज्यादा कंडेंस करने पर लास्ट में बनता है क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना? एक्स टाइप का होता है। कैसा होता है? एक्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जो कि थोड़ा सा 3D में बनाए तो इस टाइप का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। हाँ, पूरा इसमें डीएनए रहता है। डीएनए को क्या किया? कंडेंस किया गया। क्या किया? कंडेंस। पहले इसको एक बार इस तरह से लपेटा, है ना, कॉइल बनाया। फिर उस कॉइल को एक गोल सा प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन के आसपास लपेट दिया। अब वो बॉल में लपटा गया। फिर उसका माला बना दिया, उस माला को और कॉइल कर दिया, और इस तरह से छोटा छोटा कॉइल करते 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 लास्ट में बनता है क्रोमोसोम। क्या बनता है? इससे ज्यादा कंडेंस नहीं होता है, इससे ज्यादा कंडेंस नहीं होता है। लास्ट में क्या बन जाता है? क्रोमोसोम बन जाता है। क्या बन जाता है? और क्रोमोसोम है कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। और ये सिर्फ कंडेंस नहीं बोल सकते हैं, हाईली कॉइल्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बहुत ज्यादा कंडेंस किया गया, बहुत ज्यादा कॉइल बना गया, तब जाकर ये क्रोमोसोम बना है। तो इसने लिखा है इसके लिए हाईली कॉइल्ड। क्या लिखा है? हाईली कंडेंस एंड हाईली कॉइल्ड। हम क्या बोल सकते हैं? हाईली कंडेंस एंड हाईली कॉइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, है ना? ये किस में प्रेजेंट होगा? ऑब्वियस सी बात है, किस में प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस में। इसका शेप कैसा होता है? रॉड शेप होता है। ये विजिबल कब होता है? सेल डिवीजन में विजिबल होता है ना? और ये किससे बना हुआ है? मेनली डीएनए एंड प्रोटीन से बना हुआ है। जैसे कि हम अभी हमने बात किया, डीएनए तो सिर्फ था, पर उसको लपेटा किस में? एक हिस्टोन प्रोटीन में। तो बताओ, इसमें प्रोटीन भी मिलेगा? हाँ, प्रोटीन भी मिलेगा। तो यहाँ पर बात क्लियर है क्रोमोसोम के बारे में। और क्रोमेटिन जो है उसने बोला है स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। क्या बोला है? स्कैटर्ड मतलब फैला हुआ। स्कैटर्ड मतलब फैला हुआ। देखो, जैसे हम ये डीएनए बनाए हैं, क्या ये क्रोमोसोम के फॉर्म में है? फैला हुआ है, स्कैटर्ड फॉर्म है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? क्रोमेटीन। क्या बोल सकते हैं? क्रोमेटीन। क्या बोलेंगे? क्रोमेटीन नहीं, क्रोमेटीन। क्या बोलेंगे? क्रोमेटीन। क्या बोलेंगे? चलो, यहां तक बात क्लियर है। तो यानी क्रोमेटीन हमने समझ लिया। हमने क्या समझ लिया? क्रोमोसोम समझ लिया। जब भी क्रोमेटीन के बारे में बात करेंगे, यानी स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं। जब भी हम क्रोमोसोम के बारे में बात करेंगे, यानी हाईली कंडेंस या फिर हाईली कॉइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए की बात करेंगे। क्या बात क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, अब इसको नोट कर लो जल्दी से। अब आओ तुम्हें दिखाते हैं कि आखिर क्रोमेटीन कैसे बनता है। यहां पर देखो, सेल के अंदर चले गए हैं। अब किसके अंदर जा रहे हैं? न्यूक्लियस के अंदर जा रहा है। किसके अंदर? न्यूक्लियर पोर। और ये दिखा क्या? क्रोमोसोम। अब देखो क्रोमोसोम को कैसे बनाएगा, है ना? पहले को तो खोलना स्टार्ट किया। देखो, बहुत सारा क्या मिला इसको? डीएनए। बहुत सारा क्या मिला? हिस्टोन प्रोटीन मिला। क्या मिला? हिस्टोन प्रोटीन। अब समझ में आ रहा है किस तरह से कंडेंस है। ये पूरा का पूरा डीएनए है। क्या है? डीएनए है। ये लाइन क्या रियल है? नहीं। क्या है ये? बस अट्रैक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है? अट्रैक्शन।
अब देखो यहाँ पर किस तरह से कंडेंस करेगा आरएनए पॉलीमरेज, इसके बारे में हम बताएंगे बाद में, है ना, अभी नहीं पढ़ना है। ये डीएनए को देखो खोलने का काम कर रहा है और इसमें लगा रहा है और प्रोटीन आपस में लपटा जाएगा। ये AGTC है ना, जैसे एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, बहुत सारा चीज होता है। मैसेंजर आरएनए है ना, आरएनए भी टाइप्स के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ये देखो आरएनए निकला, अब आरएनए बनाएगा प्रोटीन, क्या बनाएगा, इसमें ब्लूप्रिंट होता है कि कैसा प्रोटीन बनने वाला। अब इसमें जोड़ा, अब देखना कैसे प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर बनाएगा। ये एक मैसेंजर आरएनए, क्या है, मैसेंजर आरएनए का काम होता है ब्लूप्रिंट लेके जाना, कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा वो देखना, और प्रोटीन को मिला मिला के, अमीनो एसिड क्या है, प्रोटीन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको मिला मिला के क्या बनाएगा, एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाएगा, है ना। देखो यहाँ पर किस तरह से जा रहा है ना, इस तरह से जुड़ते जाता है और आगे निकल रहा है। नहीं लग रहा है कि ऐसा फैक्ट्री जैसा काम चल रहा है ना, तो बिल्कुल चल रहा होता है सेल के अंदर। अब देखो अमीनो एसिड को जोड़ रहा है, अमीनो एसिड को जोड़ रहा है, और यही अमीनो एसिड मिलकर क्या बनेगा, प्रोटीन मिलेगा, बन के मन क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। देखो अमीनो एसिड को जोड़ा, अब आगे जाकर यार प्रोटीन बन जाएगा, घूम फिर के क्या बन जाएगा, देखो एक प्रोटीन बन जाएगा। देखा क्या बन गया, प्रोटीन बन गया, क्या बन गया, प्रोटीन। इस तरह से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। और तुमने यहाँ पर इस वाले यहाँ वाला पार्ट पर देख लिया किस तरह से यहाँ पर क्या हो रहा था, डीएनए खुल रहा था, क्रोमोसोम देखा था, हाँ, यहाँ पर क्रोमोसोम को खोला तो हमें क्या मिला, डीएनए जो लपटा हुआ है, देखो किसमें लपटा हुआ है, हिस्टोन प्रोटीन में, और यही हिस्टोन प्रोटीन बार में कॉइल बनकर आगे गया हुआ है और इसको क्या बनाया, क्रोमोसोम बनाया, क्या बनाया। तो क्या ये हमें दिख रहा है कि हाईली कंडेंस फॉर्म है, क्या नॉर्मल कंडेंस फॉर्म है, या फिर हाईली कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए है, क्या है, हाईली कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। और ये जो हाईली कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए, इसी को क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम, क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम, जो थोड़ा सा एक्स टाइप का ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। क्या यहां तक बात क्लियर है। चलो हम दोबारा आते हैं, अब अपने टॉपिक पर आते हैं। फोन छोड़ो, रिकॉर्डिंग बंद हो गया होगा। हाँ, तो ये वाला नोट कर लिया। इसको नोट करने के बाद आगे आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में।